हेलो स्टूडेंट, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 11th क्लास की हिस्ट्री का 7th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। कि यूरोप महाद्वीप के अंदर किस प्रकार परिवर्तन आया। लगभग 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के मध्य किस प्रकार यूरोप की सांस्कृतिक परंपराओं में परिवर्तन हुआ है। इसमें बताया गया है कि लोगों पर चर्च का प्रभाव। इसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि यूरोप के सभी वर्ग के लोगों पर मुख्य रूप से चर्च का प्रभाव था। उस समय चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी और जिसमें पोप मुख्य अधिकारी होता था, जो पूरे समाज का संचालन करता था। और उन्हें बताया जाता था कि उन्हें इलोक की अपेक्षा परलोक की चिंता करनी चाहिए, यानी कि जिस समय हमारा जीवन चला हुआ उसकी अपेक्षा आने वाले जन्मों के बारे में, जीवन के बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। इसके अलावा आता है इसमें इटली में सबसे पहले ये पुनर्जागरण आरंभ हुआ है और इसमें बताया गया कि इटली देश के अंदर सबसे पहले पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, लोगों को जागृत करना, लोगों के अंदर चेतना पैदा करना अपने अधिकारों के प्रति। और ये आंदोलन सबसे पहले इटली के अंदर हुआ है। इटली के मुख्य शहर दिए इसमें, इटली के फ्लोरेंस, वेनिस आदि नगरों में सबसे पहले पुनर्जागरण का विकास हुआ है, जिसमें लोगों ने प्राचीन परंपराओं को छोड़ करके नई परंपराओं पर विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा इसमें आता है मानवतावाद पर बल। इसमें बताया गया है कि पुनर्जागरण में मानवतावाद पर बल दिया गया है और मानवतावाद का मतलब होता है मनुष्य के विशेष अधिकारों के बारे में या मनुष्य की स्वतंत्रता और उससे मुख्य रूप से आज़ादी के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें सारे अधिकार केवल मनुष्य के पास उपलब्ध हों और वह अपना विकास, अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सके। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में नवजागरण के लिए आंदोलन चलाए गए, जिसमें समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर किया गया, जिसके लिए वहाँ के विभिन्न बहुत व्यक्तियों ने मुख्य भूमिका निभाई, जिनमें मुख्य रूप से आंदोलन में भाग लेने वालों में मार्टिन लूथर मुख्य माने जाते हैं। इसके अलावा जुंगली और फ्रांस के जो कैल्विन ने लोगों को में चेतना पैदा करने के लिए मुख्य भूमिका निभाई है। ये उस समय के समाज सुधारक माने गए थे। इसके अलावा बहुत सारी किताबों के माध्यम से, दस्तावेज़ों के माध्यम से, पुस्तकों, चित्रों के माध्यम से लोगों को जागृत किया गया है। और इसमें एक प्रसिद्ध इतिहासकार माने गए, जिनमें का नाम स्विट्ज़रलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जैकब बर्कहार्ट, उन्होंने सबसे पहले रेनेसां शब्द का प्रयोग किया था। और उनकी एक पुस्तक थी जो 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम है दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन। इसमें उन्होंने सबसे पहले रेनेसां शब्द का प्रयोग किया है और जिसका मतलब होता है, यह शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द से बना है, रेनेसां, जिसका अर्थ होता है फिर से जागना या लोगों को जागृत करना। तो इसमें हम मुख्य रूप से रेनेसां के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट दिया हुआ है पुनर्जागरण का अर्थ। पुनर्जागरण क्या होता है और इसका क्या अर्थ है। तो पुनर्जागरण का अर्थ इसमें दिया गया रेनेसां से। रेनेसां को ही पुनर्जागरण का नाम दिया गया है और यह शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द माना गया है और जिसका अर्थ हम ऊपर भी कर चुके, रेनेसां कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है
पुनर्जागरण, यानी कि इतिहास में से नया जन्म, नई जागृति और बौद्धिक चेतना और संस्कृति जागृति के नामों से जाना जाता है। इसके बाद दिया इसमें पुनर्जागरण के उत्थान के कुछ कारण कि किस प्रकार पुनर्जागरण का विकास हुआ है, उत्थान हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो भूमिका आती है इसमें सामंतवाद के पतन के बारे में। सामंतवाद, जिसमें हम पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं सामंतवाद के बारे में। तो सामंतवाद का मतलब होता है वो शक्तिशाली व्यक्ति जिनके पास अपने विशेष अधिकार होते थे, अमीर होते थे, इसके अलावा इनकी अपनी सेनाएं होती थी और ये अपने न्यायालय लगाते थे, लोगों के को न्याय देते थे, उन्हें सामंत कहा जाता था और समाज में इनका सबसे ज़्यादा वर्चस्व था। तो इसके पतन के बाद मुख्य रूप से पुनर्जागरण या रेनेसा का जन्म हुआ है और इसके जन्म में मुख्य रूप से मध्य वर्ग के लोगों ने भूमिका निभाई है। मध्य वर्ग के उदय के बाद मध्य वर्ग ने राजा जो सम्राट होता था उसे सेना उपलब्ध कराई, धन उपलब्ध कराया, जिसके बाद राजा के शक्तिशाली होने के बाद इन सामंतों का दमन किया गया, जो पुनर्जागरण में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगला आता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध क्या होते हैं, इसमें हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। धर्म युद्ध का मतलब है 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच ईसाई और मुसलमानों के बीच, मुस्लिम वर्ग के लोगों के बीच जेरूसलम, जो एक पवित्र क्षेत्र माना गया है ईसाई धर्म का, के बीच युद्ध लड़े गए। इन्हें धर्म युद्ध के नाम से जाना गया था और इन धर्म युद्धों में भाग लेने के लिए बहुत सारे धर्म युद्धों के कारण ही लोगों में चेतना का विकास हुआ और उन्होंने ईसाई धर्म के वर्चस्व, ईसाई या चर्च के वर्चस्व को त्याग करके उन्होंने मुख्य रूप से पुनर्जागरण पर जोर दिया है, जिसमें वहाँ के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मुख्य भूमिका निभाई, बहुत सारे वैज्ञानिक ग्रंथों के द्वारा। जिसमें वैज्ञानिक ग्रंथ आते हैं, अरबी अंक आता है, बीज गणित है, नवीन और दिग्दर्शन यंत्र और कागज़ का आविष्कार। जब ये सारी चीज़ें यूरोप के अंदर पहुँची तो लोगों के अंदर चेतना का विकास हुआ, जो एक पुनर्जागरण में जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। उसके बाद आता है इसमें तीसरा पॉइंट जो पुनर्जागरण में भूमिका निभाता है, व्यापारिक समृद्धि। व्यापारिक समृद्धि भी एक पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण रहा है। इसमें यूरोप के बहुत सारे लोग जो व्यापारी के रूप में दूसरे क्षेत्रों से व्यापार करने पहुँचे और जहाँ पर उनका मेल मिलाप बहुत सारे विदेशी व्यक्तियों के साथ हुआ और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी आधुनिक चीज़ों को अपनाया, आधुनिक विचारों को अपनाया, जिसके बाद वो अपने देश में आकर के उनके अंदर अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति को त्याग कर या चर्च के अधिकारों को छोड़ करके उन्होंने अपने आप को जागृत किया और जो एक पुनर्जागरण का एक मुख्य कारण माना गया। इसके बाद इसमें आता है छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने की किताबों के आ जाने के बाद, बाज़ार में किताबों के आ जाने के बाद लोगों में बहुत तेज़ी के साथ पुनर्जागरण फैला या रेनेसा आया। किताबों को पढ़ करके वहाँ के लोग अपने पुराने अतीत को छोड़ करके आधुनिक दुनिया की तरफ बढ़े और उनके अंदर नई चेतना का विकास हुआ। और शुरुआत में जो किताबें काफ़ी महंगी होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर छापे खाने खुलने लगे तो किताबें बहुत सस्ती मिलने लगी, जिन्हें लोग आम लोग भी खरीद कर पढ़ सकते थे। इसके अलावा इसमें दिया गया है कि जो सबसे पहले छापे खाने में जो सबसे पहली किताब छापी गई थी या बनी थी, जिससे नाम दिया गया बाइबल, जो लगभग 1455 ईस्वी में छापी गई थी और इसमें 150 प्रतियां थी। इसके अलावा कैक्टस, विलियम कैक्टस के द्वारा भी क्या नाम है 1477 ईस्वी में ब्रिटेन, इंग्लैंड के अंदर छापे खानों की स्थापना की गई और बड़े स्तर पर इन छापे खानों में किताबों का मुद्रण होने लगा। सस्ती जिल्द या सस्ती किताबें छापी जाने लगी, जिन्हें कोई भी कभी भी खरीद करके आसानी से पढ़ सकता था और इन्होंने ज्ञान के प्रसार से अंधविश्वास और रूढ़ियों के बंधन ढीले करने में मुख्य भूमिका अदा की है। आगे आता है इसमें इटली में पुनर्जागरण का जन्म, कि सबसे पहले इटली में पुनर्जागरण का जन्म किस प्रकार हुआ, लोगों में जागृति किस प्रकार आई। तो जिसमें दिया गया है इटली का एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र होना।
तो उस समय इटली विश्व का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बन चुका था और बहुत सारे देशों के साथ इटली का व्यापार होता था। यूरोपीय देश के लोग बड़े स्तर पर इटली से व्यापार करते थे और इटली के अंदर सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता पनपी थी, जिसके द्वारा यूरोप के लोग अधिक मात्रा में इटली के साथ वस्तुओं का लेन देन करने लगे। इटली के लोगों के संपर्क में आने के बाद उनके अंदर पुनर्जागरण का विकास हुआ। इसके बाद अनेक धर्म युद्धों ने मुख्य भूमिका निभाई। इसमें अनेक सैनिक इटली में नगरों में थके होने के कारण विश्राम करने लगे थे और वो लोग इटली के लोगों के संपर्क में आने के बाद उनके अंदर पुनर्जागरण का विकास हुआ है। इसके अलावा इटली की समृद्धि ने नवीन व्यापारिक मध्य वर्ग को जन्म दिया है और इस समृद्ध व्यापारिक वर्ग ने सामंतों और पौप की परवाह करना बंद कर दिया था और जिसके कारण उनके अंदर पुनर्जागरण की भावना को बल मिला था। आगे इसमें आता है हमारा प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म स्थान। इसमें बताया गया है कि इटली में पुनर्जागरण के पनपने का एक कारण था कि वहाँ पर सबसे पहले रोमन सभ्यता का इटली के अंदर प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म हो चुका था और आज भी वहाँ पर उन नगरों में प्राचीन स्मारक विद्यमान थे जो उन्हें पुनर्जागरण की या प्राचीन समय की याद दिलाते थे, जिनके द्वारा लोगों के अंदर पुनर्जागरण का विकास हुआ है। इसके बाद आता है हमारा ईसाई धर्म का प्रसिद्ध केंद्र, कि पश्चिमी यूरोप ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र माना गया था। इसके अलावा यहाँ पर पुनर्जागरण की भावना लोगों में प्रेरित हुई और जिसको प्रेरणा लाने मुख्य रूप से विभिन्न लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसके अलावा यूरोप की बहुत सारी पांडुलिपियों को, किताबों को इटली में ला करके उनका अनुवाद लातिनी भाषा में अनुवाद किया गया और इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले जो शासक माने जाते हैं जो थे पॉप निकोलस पंचम, जिनका जो कार्यकाल दिया गया है वो 1447 से लेकर के और 1455 ईस्वी के समय माना गया है। इसी समय में वहाँ पर बहुत सारे पुस्तकालयों की स्थापना हुई है, गिरजाघरों की स्थापना हुई है और इन गिरजाघरों में पुस्तकालयों के द्वारा लोगों के अंदर पुनर्जागरण की भावना का विकास हुआ है। आगे आता है हमारा उपयुक्त राजनीतिक दशा। पुनर्जागरण में उपयुक्त राजनीतिक दशा के बारे में कि इटली के अंदर सबसे पहले राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी मानी गई थी और यहाँ पर रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था, बहुत सारे नगरों का उदय हुआ और सामंती प्रथा यहाँ पर समाप्त कर दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप नए नगरों का विकास हुआ और वो स्वतंत्र रूप से अपना शासन चला सकते थे और इसके अलावा वहाँ के लोगों के द्वारा नए विचारों को अपनाया गया, उनका स्वागत किया गया। अगला पॉइंट आता है शिक्षा का प्रसार। पुनर्जागरण में मुख्य भूमिका निभाने में शिक्षा ने योगदान दिया है। बहुत सारी पुस्तकों के आ जाने के कारण लोग उन्हें पढ़ने लगे और पढ़ने के बाद उन लोगों के अंदर पुनर्जागरण का विकास हुआ और वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए और चर्च का उन लोगों के द्वारा बहिष्कार किया गया। इसके अलावा विज्ञान के द्वारा भी लोगों में चेतना का विकास किया गया। अब लोग किसी भी चीज़ को अपनाने से पहले उसे विज्ञान की कसौटी पर या तर्क की कसौटी पर उसे प्रयोग में लाते थे और इसमें भूमिका निभाने में मुख्य रूप से जो शिक्षा के केंद्र रहे हैं, जिसमें बताया गया है हमारा सबसे पहला है बोलोनिया। इसके अलावा पादुआ और फ्लोरेंस विश्वविद्यालयों ने मुख्य भूमिका निभाई है, इटली के अंदर के लोगों को जागृत किया है और पुनर्जागरण के विचार को आगे बढ़ाया। और लास्ट में आता है हमारा तुर्कों का कुस्तुतुनिया पर अधिकार। तुर्कों का कुस्तुतुनिया पर अधिकार के द्वारा भी इटली के अंदर पुनर्जागरण का जन्म हुआ है और तुर्कों के द्वारा 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया गया। इसके अलावा यहाँ पर अधिकांश यूनानी विद्वान, कलाकार और व्यापारी भाग कर सबसे पहले इटली के नगरों में आकर बस गए थे और ये विद्वान अपने साथ प्राचीन साहित्य की अनेक अनमोल पांडुलिपियाँ लेकर के आए थे
और इन पांडुलिपियों के अंदर, इन ग्रंथों के अंदर उन्होंने ज्ञान की बहुत सारी बातों को सीखा, इन्हें पढ़ा, इनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया जिससे लोग आसानी से इन्हें पढ़ सकें। और इसके अलावा अनेक इटली के विश्वविद्यालयों में शिक्षक नियुक्त किए गए जो लोगों को पुनर्जागरण के बारे में जागृत कर सकें या लोगों के अंदर चेतना का विकास कर सकें। तो इटली के अंदर ये मुख्य कुछ 6 बिंदु दिए गए हैं जिनके द्वारा इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण का जन्म हुआ है। और थैंक यू स्टूडेंट।